नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, पिछले शनिवार यानी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला कर दिया, जिसके फौरन बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और उसके बाद से इजरायली सेना फिलिस्तीन पर टूट पड़ी है। चलिए, ये सब तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहा था। दोनों एक दूसरे से निपटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इधर अपने देश यानी भारत में इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से राष्ट्रवाद की नई लहर उठती हुई दिखाई दे रही है। आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और इजरायली सरकार को यानी नेतन्याहू को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं। आप याद कीजिए कि मोदी ने हमले के फौरन बाद ट्वीट कर इस हमले की आलोचना की थी और इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही थी। इसके बाद फिर कहा मोदी जी ने कि हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। और जब प्रधान सेवक जी बार बार इजराइल के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे भारत के राष्ट्रवादी थोक के भाव में इजराइल के साथ खड़े नजर आए और खड़े हो गए, अभी भी हैं। सोशल मीडिया पर इजराइल के पीड़ित होने की खबरें कई एंगल से चलाई जाने लगी। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसमें पीछे नहीं है। कई पत्रकार जो मणिपुर के लिए 2 लाइन नहीं बोल सके, न मोदी की तरह वहां जा सके, वो अब इजराइल जाकर वहां की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खैर, हमास के घातक हमले में बहुत से निर्दोष लोग मारे गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो बेंजामिन नेतन्याहू को नया राजनीतिक जीवन दान मिल गया है। यह जीवन दान वैसा ही लग रहा है दोस्तों, जैसे 2019 के चुनाव में पुलवामा हमले के कारण बीजेपी को भारी बहुमत से मिला था। आप याद कीजिए कि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी से हिंदी पट्टी के 3 राज्य ले लिए थे। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी 2018 में। लेकिन फिर 4 महीने बाद यानी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली, जबकि रफाल के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी की मजबूत घेराबंदी कर दी थी। लेकिन कांग्रेस की तमाम रणनीतियों पर पुलवामा से उपजी सहानुभूति भारी पड़ गई। हालांकि अब जबकि 2024 का चुनाव सामने है, तब पुलवामा हमले को लेकर कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब सरकार को देना चाहिए। जैसे सैनिकों को ले जाने के लिए रोड का रास्ता यानी सड़क मार्ग ही क्यों चुना गया? हवाई यातायात की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? खुफिया एजेंसियों को इस हमले की भनक क्यों नहीं लगी? संवेदनशील रास्ते पर इतना ज्यादा आरडीएक्स लेकर कोई कार कैसे पहुंच गई? इन सवालों के जवाब सरकार ने देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि राष्ट्रवाद में बहकर जनता ने बीजेपी को फिर से जिता दिया। और अब इजराइल पर जो हमले हुए हैं, उसके बाद भी ऐसे ही सवाल वहां का मीडिया उठा रहा है दोस्तों। अब आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 2019 की पुलवामा जैसी कहानी इस वक्त इजराइल में रिपीट हो रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में इजराइल में लगातार राजनीतिक संकट बना रहा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश की तो हजारों लोग उनके शासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये इजराइल की बात कर रहा हूं। लोगों के बीच नेतन्याहू की साख बहुत कमजोर हो चुकी है और विपक्षी नेता ताकतवर हो रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते तक जो नेतन्याहू अपनी कुर्सी, अपनी राजनीतिक साख और अपना भविष्य बचाने के लिए परेशान थे, वो अचानक अब मजबूत हो गए हैं। दुनिया भर के देशों की सहानुभूति नेतन्याहू को मिल रही है। इजराइल में नई युद्धकालीन गठबंधन सरकार बन गई है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा सेंट्रिस्ट नेशनल यूनिटी पार्टी के प्रमुख बेनी गैट्स भी शामिल हैं। अब नेतन्याहू दहाड़ने के अंदाज में दुनिया को बता रहे हैं कि हमास का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन असल में इजरायली हमलों में आम फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं या मारे जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से छोड़े गए रॉकेट, बम, बंदूक की गोलियां आतंकवादियों और मासूम नागरिकों का फर्क नहीं कर रही हैं। घातक हथियार रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, राहत शिविरों को खत्म करते जा रहे हैं। फिलिस्तीनियों तक मदद की सामग्री नहीं पहुंच रही है। अस्पतालों में जख्मी नागरिक पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लाचार हैं, क्योंकि बिना संसाधनों के वो उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। घर में घुसकर मारेंगे वाले अंदाज में नेतन्याहू फिलिस्तीन को कुचलने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनकी गिरती लोकप्रियता में उछाल आ सकता है। लेकिन इजराइल में बहुत से लोग, खासकर मीडिया, नेतन्याहू को खरी खरी सुनाने और सवाल करने से पीछे नहीं हट रहा।
इस मामले में भारतीय मीडिया का चरित्र एकदम अलग रहा। पुलवामा के बाद कड़े सवाल पूछने की हिम्मत भारतीय पत्रकारों ने नहीं दिखाई। लेकिन आप जरा इजरायली मीडिया के तेवर देखिए। इजरायली अखबार हारेट्ज में पत्रकार जबी बरेल का एक आलेख छपा है जिसका शीर्षक है नेतन्याहू एक गैंग लीडर हैं जो इजराइल के पीएम के रूप में काम नहीं कर सकते। अंग्रेजी में है नेतन्याहू अ गैंग लीडर हु कांट गो ऑन सर्विंग एज इजराइल्स पीएम। इसमें सुरक्षा में भारी विफलता को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अपने खाली भाषण में कसम खाई, हम दुश्मन के साथ जो करेंगे उसका असर पीढ़ियों तक रहेगा। इसके बजाय उन्हें 1983 के मेनाकेम बेगिन के प्रसिद्ध कथन मैं आगे नहीं बढ़ सकता को अपनाना चाहिए था, जो तब दिया गया था जब उन्होंने भी सोचा था कि पहले लेबनान युद्ध के दौरान इजराइल ने लेबनान में जो किया वो पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। हारेज ने इस आलेख से पहले भी एक और लेख प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था नेतन्याहू अभी इस्तीफा दो, नेतन्याहू रिजाइन नाउ। दरअसल नेहेमिया स्ट्रॉसलर ने अपने इस लेख में लिखा है, इजराइल के खिलाफ हमास का आश्चर्यजनक हमला देश के इतिहास में सबसे खराब विफलता है। ये योम किप्पुर की विफलता से भी अधिक गंभीर है। इतनी बड़ी विफलता के लिए कोई माफी नहीं है। इस भयानक आपदा के लिए एक ही व्यक्ति दोषी है, बेंजामिन नेतन्याहू। आपको बता दूं दोस्तों कि इस हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है। इस बीच हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के विदेश मामलों की समिति के प्रमुख माइकल मैकॉल ने कहा है, हम जानते हैं कि मिस्र ने हमास के हमले से 3 दिन पहले इजराइल के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। वहीं मिस्र की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि मिस्र ने बार बार इजराइल को चेतावनी दी थी कि गाजा की तरफ से कुछ बड़ा करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन हमारी चेतावनियों को कम करके आंका गया। आपको बता दूं कि हमास के इस हमले को मोसाद की सबसे बड़ी नाकामी के रूप में देखा जा रहा है और सीधे सवाल जो हैं वो नेतन्याहू सरकार पर उठ रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू इस रिपोर्ट को बिल्कुल गलत बता रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार मिस्र के एक खुफिया अधिकारी ने कहा है कि यरूशलेम ने बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था कि गाजा स्थित आतंकवादी समूह कुछ बड़ी योजना बना रहा था, जिसमें काहिरा के खुफिया मंत्री से प्रधानमंत्री को एक स्पष्ट प्रत्यक्ष नोटिस भी शामिल था। द टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है कि नेतन्याहू ने ऐसी किसी भी अग्रिम चेतावनी मिलने से इनकार करते हुए सोमवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह कहानी फर्जी खबर थी। नेतन्याहू के कार्यालय ने पहले एक बयान में कहा, मिस्र से कोई प्रारंभिक संदेश नहीं आया और प्रधानमंत्री ने सरकार की स्थापना के बाद से खुफिया प्रमुख से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं की, न मुलाकात की। यानी नेतन्याहू के हिसाब से सुरक्षा एजेंसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब उनके विपक्षी नेता उनके पद पर बने रहने को नुकसानदायक मान रहे हैं। पूर्व रक्षा मंत्री मोशे यालोन ने कहा है कि मैंने विपक्ष से नेतन्याहू के साथ सरकार में शामिल नहीं होने बल्कि उनके इस्तीफे की मांग करने का आह्वान किया। उन्हें कई बार चेतावनी दी गई। उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को कैबिनेट से बात नहीं करने दी। उन पर कोई भरोसा नहीं है। आप इस तरह लोगों को युद्ध की ओर कैसे ले जा सकते हैं? उनका पद पर रहना हर घंटे देश के लिए नुकसानदेह है। वहीं बहुत से लोग इस बात की पोल भी खोल रहे हैं दोस्तों कि कैसे फिलिस्तीन को खत्म करने के घातक इरादों के कारण हमास को मजबूत करने का काम नेतन्याहू ने किया है। इतिहासकार दिमित्री शुम्स्की ने कहा है कि नेतन्याहू की त्रुटिपूर्ण रणनीति ने हमास को एक छोटे आतंकवादी समूह से रक्त पिपासु हत्यारों वाली एक कुशल घातक सेना में बदल दिया है, जिन्होंने निर्दोष इजरायली नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी। दिमित्री शुम्स्की ने आगे कहा है कि इजरायली नागरिकों पर हमास के जानलेवा हमले की गहरी जड़ें वास्तव में प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल के पहले के समय में खोजी जानी चाहिए। दिमित्री शुम्स्की यही नहीं रुके, वो आगे भी कहते हैं, नेतन्याहू ने एक विनाशकारी विकृत राजनीतिक सिद्धांत विकसित किया जिसमें कहा गया है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण की कीमत पर हमास को मजबूत करना इजराइल के लिए अच्छा होगा।
और इधर भारत में भी नेतन्याहू को लेकर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। संतोष गुप्ता नामक एक यूजर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के 3 मामलों में अदालत से सजा मिल चुकी है। आज नहीं तो कल उनका जेल जाना तय है। वे गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और देश में उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आ रही थी कि अचानक हमास का हमला हो गया और अब सब कुछ ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे पुलवामा की याद आ रही है। इजराइल पर हमास के हमले और उस हमले के जवाब में छेड़े गए युद्ध में लाखों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। क्या इस तबाही पर अब नेतन्याहू अपना राजनीतिक भविष्य संवारेंगे या इस खोखले राष्ट्रवाद का जवाब उन्हें जनता दे देगी? यह देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।